माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं ईयर का, बहुत इंपॉर्टेंट, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस एंड मीडिया मतलब क्या होता है? ओटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ईयर, अब मीडिया का मतलब होता है मिडिल ईयर, यानी मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होने को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। अब यहाँ पे बात समझना है हमें, ईयर 3 पार्ट में बना होता है। ईयर में 3 पार्ट होता है। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडिल ईयर और तीसरा इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर कहाँ से कहाँ होता है? पिन्ना, एक्सटर्नल कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों को बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। मिडिल ईयर में क्या होते हैं? यहाँ पर एंट्रम है, ईयरोस्किल है और प्लस ऑस्ट्रेचियन ट्यूब है, ऑस्ट्रेचियन ट्यूब, तो इसको बोलते हैं मिडिल ईयर। इंटरनल ईयर में आ गया सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ये जो होता है ना, ये तीनों 3 पार्ट से मिलकर के हमारा ईयर बना हुआ है। अब बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया के बारे में। क्या बोले थे कि अगर इस मिडिल ईयर में इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। ओटाइटिस मीडिया 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, दूसरा होता है क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। यानी 2 वेराइटीज के मीडिया ओटाइटिस मीडिया होते हैं। एक होता है ASOM, दूसरा होता है CSOM। 2 वेराइटीज के होते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट सपोर्टिव किसको बोलते हैं कि द पाथोजेनिक इन्फेक्शन या पस फॉर्मेशन विथ इन्फ्लामेशन इन ईयर इन सडन ऑनसेट आफ्टर एजेंट एक्सपोजर नोन एज एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। यानी कोई भी एजेंट के एक्सपोजर होने के तुरंत बाद इन्फ्लामेशन भी होता है और पस भी बनता है मिडिल ईयर में, इसको बोलते हैं एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। दूसरा होता है CSOM, यानी ऐसा कोई एजेंट एक्सपोज किया अगर बाय द ईयर में, उसके कई दिनों के बाद वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, पस बनता है और उसके बाद वहां मिडिल ईयर में, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉज पे, इसका कारण क्या होता है। देखिए इन्फ्लामेशन चाहे एक्यूट का हो या क्रोनिक का होता है, बहुत सारे इटियोलॉजी लगभग सेम होते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला इटियोलॉजी यह है, सबसे फर्स्ट इन्फेक्शन। ये इसमें इन्फेक्शन कहाँ से इंटर करता है? इसमें इन्फेक्शन 2 तरह से इंटर करता है। एक इंटर करता है बाहर की रूट से और एक इंटर करता है ऑस्ट्रेचियन ट्यूब के माध्यम से। अब ऑस्ट्रेचियन ट्यूब कहाँ पे खुलती है? ऑस्ट्रेचियन ट्यूब खुलता है नाक में, नेजोफेरिंक्स में, दाहिना तरफ से भी और लेफ्ट तरफ, दोनों तरफ से, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से ऑस्ट्रेचियन ट्यूब नेजोफेरिंक्स ओपन होता है। तो नेजोफेरिंक्स से जो होता है ना, इन्फेक्शन यहाँ से जा सकते हैं, तो इन्फेक्शन इधर से भी जा सकता है, इन्फेक्शन इधर से जा सकता है। तो इसमें इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म कौन से जा सकते हैं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है, इसेचिया कोलाई है। तो ये सब जो है ना बैक्टीरिया आसानी से इसमें चले जा सकते हैं। ये सबसे कॉमनेस्ट होता है बैक्टीरिया। उसके बाद नंबर 2, एक्यूट या फिर ओटाइटिस एक्सटर्नल कंटिन्यू रहता है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन जो होता है यहाँ से चले जाते हैं। नंबर 2, तीसरे नंबर में होता है टिम्पैनिक परफोरेशन। टिम्पैनिक के परफोरेशन होने के कारण क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आसानी से क्या होता है, मिडिल ईयर में चले जाते हैं। अगला होता है मैरिंजाइटिस या टिम्पैनिक इन्फ्लामेशन। अगर इसमें इन्फ्लामेशन होगा तब भी जो होता है मिडिल ईयर में इन्फेक्शन आसानी चले जाते हैं। इसके बाद होता है फिर ट्रॉमा। अगर भाई जो चोट लगा सपोज दैट, तो उस केस में मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। अब जो इसका अगला फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर, इसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? चाइल्डहुड, माने बच्चों में ये सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है मिडिल ईयर में। अब मिडिल ईयर बच्चों में इन्फ्लामेशन क्यों होता है? तो चूंकि बच्चों में जो ये ऑस्ट्रेचियन ट्यूब है यह हॉरिजॉन्टल होता है और इसका जो ओपनिंग होता है ये ओपन रहता है ये, और ये छोटा होता है, ये डल के कंपेरिजन। इसलिए क्या होता है ना कि आसानी से जो होता है माउथ के थ्रू वो कोई भी इन्फेक्शन मिडिल ईयर में चले जाते हैं। या फिर कोई भी अगर वैसे बच्चा अगर दूध भी पीता है ना, तो यहाँ से क्या होता है आसानी से वो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है इसमें, यहाँ से बैक्टीरिया जो होता है आसानी से या कोई भी सब्सटेंस अंदर चले जाते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। उसके बाद क्या होता है हाइजीन वीक होने के कारण, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि यहाँ से
बाहर से कोई इन्फेक्शन चले जाते हैं, मिल्क वगैरह कुछ भी वैक्स वगैरह रहता है, अभी वैक्स के कारण जो होता है आसानी से इन्फेक्शन आने चले जाते हैं। तो इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण यही सब ज़्यादा होता है। या फिर कान में अगर बाद वैक्स बहुत दिन से रहता है ना, तो उसके कारण भी इन्फेक्शन होल्ड करता है और वह भी आसानी से इसमें जा सकता है। और कभी कभी अगर एडल्ट में या ओल्ड एज में होता है तो उसके पीछे डायबिटीज मेलाइटिस भी एक बहुत फैक्टर में आ जाता है, जिसके कारण ये हो सकते हैं। या अदर कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे थ्रोट में बार बार इन्फेक्शन होने से, रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस, रिपीटेड फेरिंजाइटिस होने के कारण, या नेजल पॉलिप होने के कारण, ये सब फैक्टर में आते हैं सब। क्योंकि आसानी से यहाँ से इन्फेक्शन जो होता है ना, क्या होता है हुआ मिडिल में चला जाता है। तो क्रोनिक अगर राइनाइटिस हो रहा है, क्रोनिक राइनाइटिस है, नेजल पॉलिप है, या फिर फेरिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, क्रोनिक साइनोसाइटिस है, ये सब के कारण क्या होता है इन्फेक्शन आसानी से चला जाता है। इसलिए तो ईएनटी में क्या होता है कि तीनों के जो डॉक्टर होते हैं वो एक होते हैं इसमें, क्योंकि जो थ्रोट का इन्फेक्शन भी ईयर में जाता है, ईयर का इन्फेक्शन थ्रोट में आता है। तो इन्फेक्शन की सब बहुत बड़ा कॉज है ओटाइटिस मीडिया होने का। तो जितने भी कॉज बता दिए, ये सब कॉज के कारण ओटाइटिस मीडिया होता है, दोनों चीज कॉज है प्लस फैक्टर। अब बात करते हैं इसके स्टेज पे। देखिए एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का कुछ स्टेज होता है। जैसे शुरू में जैसे क्या होता है, पहला स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ ओक्लूजन, या स्टेज ऑफ ओक्लूजन का मतलब होता है यहाँ पर जो स्टोचियन ट्यूब है यहाँ पर क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे स्टेज ब्लॉक किस वजह से होता है, फ्लूइड के भरने के कारण। अब क्या होता है, जैसे ये ब्लॉक हो जाता है तो अंदर में क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे म्यूकस का डिपोजिशन बढ़ जाता है। म्यूकस का डिपोजिशन बढ़ेगा क्योंकि अंदर से जो फ्लूइड बनता है वो तो इसी रास्ते से बाहर निकलता है। तो स्टेज ऑफ ओक्लूजन में क्या सिम्टम आता है, पेशेंट को हैवीनेस होता है, प्लस इसमें दर्द होता है, इस समय कंडक्टिव डिफरेंस होता है पेशेंट को, ऑटोफोनिया होता है। तो ये सब आपको कहते हैं स्टेज ऑफ ओक्लूजन में। ये होता है लगभग 1 से लेकर 2 दिन तक। दूसरा होता है स्टेज ऑफ कंजेशन। स्टेज ऑफ कंजेशन में क्या होता है कि आप कान में दर्द होगा, पूरे पिन्ना के अराउंड में भी स्वेलिंग हो जाता है, यहाँ पे पेशेंट फीवर भी आना स्टार्ट हो जाता है, फीवर, हेडेक और रेस्टलेसनेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टेज ऑफ कंजेशन में। और यह होता है दूसरे दिन से लेकर के और चौथे दिन तक, इसमें दर्द वगैरह काफी होते हैं। इसके बाद अब आता है स्टेज ऑफ सपुरेशन। इसमें क्या होता है, सपुरेशन का मतलब पस बन जाता है पूरा का पूरा। अब पस बन जाएगा तो क्या होगा इसमें कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यह इधर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाते हैं और काफी दर्द बहुत ज्यादा तेज हो जाता है इसमें, पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाता है इसमें। उसके बाद रेस्टलेसनेस हो जाएगा, फीवर भी इसमें आने लगता है, काफी पेशेंट बेचैन हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ सपुरेशन। तो सिम्टम में समझ में आया क्या क्या होगा, जैसे सीवियर पेन और जो यहाँ पर जो पेरी ऑरिकुलर क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो गए, पेरी ऑरिकुलर स्वेलिंग, रेडनेस, हाइपर सेंसिटिवनेस, प्लस फीवर, रेस्टलेसनेस एंड हैवी सीवियर पेन या टिनिटस एंड प्लस कंडक्टिव डिफरेंस। ये सब सिम्टम होगा किसमें, सपरेटिव स्टेज में। उसके बाद 6 या 7 दिन के बाद यहाँ से टिम्पैनिक वेन में लोअर पार्ट से यहाँ पर रप्चर होंगे और अब पस यहाँ से डिस्चार्ज होने लगेगा यहाँ से। और जैसे ही पस डिस्चार्ज होगा वैसे ही पेशेंट बेटर महसूस करता है, जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद रेस्टलेसनेस जो था वो भी नॉर्मल हो जाता है पेशेंट को, अब रेस्टलेस नहीं रहता है मरीज। इसके बाद जो और पेन का जो इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज कर जाता है। ये आपको हो जाएगा किसमें, स्टेज ऑफ परफोरेशन में। इसके बाद क्या होता है, 2 बात होता है, या तो फिर यहाँ पर रिजोल्यूशन होगा, स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो अब्सेस जो बने थे वह सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जो टिम्पैनिक में परफोरेट हुआ था यह फिर से क्या होता है, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। या फिर अगर बात ये नहीं ठीक होंगे तो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, तो स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन में क्या होता है ना कि यहाँ टिम्पैनिक में फिर से क्या होते हैं, यहाँ पर हिलअप हो जाता है और जो पस रहता है वो पस यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और अगर बाय द वे स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन नहीं हुआ तब वहां पर फिर स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तब स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अब जैसे हम बताए थे आपको ना कि एक पहला स्टेज में देखिए, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर टिम्पैनिक वेन है, यहाँ पे स्टेज ऑफ ओक्लूजन क्या हो गया, बंद हो गया यहाँ पे। दूसरा हुआ स्टेज ऑफ कंजेशन। स्टेज ऑफ कंजेशन में क्या होता है कि सारे के सारे रेड हो जाते हैं,
और इसके बाद ये भी जो होता है ना, ये भी रेड हो जाता है, ऐसे टिम्पेनिक हो जाती है। अगला होता है स्टेज ऑफ सपुरेशन। स्टेज ऑफ सपुरेशन में क्या होता है, टिम्पेनिक ऐसे हो जाता है टिम्पेनिक, और यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा पस बन जाता है इसमें, ये थर्ड स्टेज में। चौथा स्टेज में क्या होता है कि जो टिम्पेनिक में यहाँ से परफोरेट हो जाएंगे और पस यहाँ से क्या होता है ना, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको जो है स्टेज आता है, स्टेज ऑफ कंजेशन, स्टेज ऑफ कंक्लूजन, स्टेज ऑफ कंजेशन, स्टेज ऑफ सप्रेशन, स्टेज ऑफ डिस्चार्ज। अब इसके बाद बताते हैं कि अब कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा इसमें, या तो ये कंटिन्यू डिस्चार्ज होते रह सकता है, परमानेंट टिम्पेनिक परफोरेशन हो सकते हैं, ओटाइटिस इंटरना हो सकता है, या फिर डिफनेस ज्यादा हो सकते हैं इसमें। तो ये सब आपका कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। या फिर कोलेस्टिटोमा भी हो सकता है इसमें। कोलेस्टिटोमा का मतलब होता है ना, मिडिल ईयर में क्या होता है ना कि यहाँ पर केटनाइजेशन हो जाता है। या फिर मेस्टोडाइटिस हो सकता है, मेस्टोडाइटिस, या फिर यहाँ से जो अपसेस है वह ब्रेन में फैल सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन है उससे देख सकते हैं, या फिर एक्सरे करके देख सकते हैं, एक्सरे ऑफ मेस्टोइड, इसमें आपको अपसेस वहाँ मिलेगा या मेस्टोडाइटिस मिलेगा रिपोर्ट में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका कल्चर सेंसिटिविटी कर सकते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेंगे इसमें। उसके बाद टीएलसी करेंगे, बढ़ा रहेगा, डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया रहेगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, प्रॉपर इसको वॉश करते हैं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, और प्लस कभी भी बोलते हैं कि अगर दूध पीना है बच्चों को तो हम लोग बैठा के दूध पिलाते हैं। और प्लस जो नोज का डिजीज है, नोज के डिजीज को ठीक करेंगे, राइनाइटिस को ट्रीटमेंट करते हैं, फेरिजाइटिस को ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब इसका हो गया मैनेजमेंट होता है। अब आते हैं मेडिसिन के बारे में। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन बेलाडोना सबसे पहले देते हैं, उसके बाद इसे मर्कसोल देते हैं, इसके बाद हिपरसल भी इसमें चलाते हैं, सालेसिया भी यूज करते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग फेरम फॉस यूज करते हैं। और प्लस अगर जरूरत पड़ता है तो सिम्टम के अनुसार से फिर हम लोग दवा दे सकते हैं। तो ये सब इसके ओटाइटिस मीडिया हो गए, इसका अलग अलग स्टेज होता है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।